ओके, सो यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, राइट? ठीक है, वंडरफुल। मैं आपका आधा घंटा लूंगा, आई टेक हाफ एन आवर। और मेरा जो डोमेन रहेगा डिस्कशन का, दैट इज अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। उसके बाद आई थिंक गुरविंदर सर विल कम एंड ही विल टेल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। आप लोग एक ऐसे मूवमेंट में हैं पूरी एजुकेशन हिस्ट्री के, जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और कंपटीशन बहुत कम है। मैं इसको आपको प्रूव करूंगा और आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कितना अच्छे एरा में आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एरा के अंदर नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन वो है जो तुम्हें इंटरनेट पे दिखती है, आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, दैट इज इंफॉर्मेशन। एंड यू विल एग्री विद मी दैट वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सपोजर टू दैट। नॉलेज पार्ट बहुत कम हो गया बच्चों का। हमारी जनरेशन आपकी में ये डिफरेंस था कि उस टाइम पे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन नहीं होता था। इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से मिलती थी, लेकिन वो जो मिलती थी वो नॉलेज हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है, अब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलती है और नॉलेज बिल्कुल नहीं होता बच्चों को। उनको आइडिया नहीं होता चीजों का क्या है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज वन ऑफ आवर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच वी कम एंड टेल स्टूडेंट्स व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस। ऐसा करने से एज अ मेंटर, एज अ टीचर, कई मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। मैंने अपना जो एजुकेशन अपना सिस्टम, अपना एजुकेशन करियर स्टार्ट किया था, वो मैंने आईआईटी में टीचिंग से स्टार्ट किया था। आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू टीच इन आईआईटी सिस्टम एंड देन क्योंकि मैं इस तरफ से हूँ, आई एम फ्रॉम नॉर्थ साइड, सो आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटीज एंड स्टार्टेड मेंटरिंग एंड टेलिंग स्टूडेंट्स। शायद आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट्स को मेरी उतनी रिक्वायरमेंट शायद नहीं थी जितना और कॉलेज के ग्रेजुएट्स को थी, जिनको इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। सो आई स्टार्टेड मेंटरिंग स्टूडेंट्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जो अभी भी कंटिन्यू है, और उस एक्सपेरिमेंट के अब रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दूंगा ऐसे एक्सपेरिमेंट का। एक बहुत पहले, बहुत साल पहले साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें एक टीचर आता है स्कूल में और फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ टॉफियां देता है और क्लास में अनाउंस करता है कि ये टॉफियां पड़ी हुई हैं, जो आप में से उठा के खाना चाहे उसको एक टॉफी मिलेगी, लेकिन जो आज नहीं लेगा कल लेगा उसको 2 टॉफी मिलेंगी, और जो 1 वीक के बाद लेगा उसको 5 टॉफियां मिलेंगी। ये एक एक्सपेरिमेंट है और मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और ये साइकोलॉजी का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे आए, उन्होंने टॉफी उठा ली और खा ली उन्होंने। कुछ बच्चे सोचने लगे कि कल हमें 2 मिलेंगी, वो वेट करते रहे और वो 2 टॉफियां अगले दिन खा के चले गए। अगले वीक फिर वो टीचर आया और बोला, जिनको ने 1 वीक वेट किया था उनको मैंने प्रॉमिस किया था 5 टॉफी देने का। तो 5 टॉफियों वाले भी कुछ कैंडिडेट आए। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, टीचर चला गया, बच्चों के नाम नोट किए। 15-20 साल के बाद, क्योंकि फर्स्ट क्लास बच्चे थे वो, 15-20 साल के बाद उस टीचर ने ये देखा कि वो बच्चे आज कहाँ हैं, जिन्होंने 1 टॉफी उठाई थी, जिन्होंने 2 उठाई थी, जिन्होंने 5-6 उठा ली थी। और ऐसा देखा गया कि जिन्होंने 1 दिन वेट किया था वो लाइफ में बहुत अच्छी जगह पे हैं, वो अच्छी चीजें अचीव कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी चीज लाइफ में स्ट्रगल किया, अच्छी जॉब्स ली। जिन्होंने उसी दिन खा लिया था, उनके पास डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं था, पेशेंस नहीं था वेट करने का अच्छी चीज के लिए। वो जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं जॉब्स, लेकिन जो 2 वाले थे वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी जॉब के लिए फाइट की। जिन्होंने 1 वीक वेट किया था, दे वर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। वो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो जॉब दे रहे थे, कर नहीं रहे थे, वो दे रहे थे। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स। साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं। मैंने स्टोरी आपको क्यों सुनाई, इसके पीछे 2 रीजन है। एक, जितना डिलेड ग्रेटिफिकेशन आप लाइफ में करोगे, जितना आप अच्छी चीज के लिए फाइट करोगे, वो अच्छी चीज टाइम लेती है, आसानी से नहीं मिलता। मैं देखता हूं कॉलेजेस के अंदर कैंपस प्लेसमेंट्स की बात होती है, सब कुछ होता है। जॉब और करियर में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। जॉब आप लेते हैं, करियर आप उसमें से लाइफ काटते हैं। जॉब आप छोड़ देते हैं, करियर आप छोड़ते नहीं है। करियर आप पूरी लाइफ परस्यू करते हैं, तो गो फॉर द बेस्ट थिंग। एक मैसेज ये था। दूसरा मैसेज था, एज अ टीचर मैं कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं। मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि जब आईआईटी छोड़ा, कुछ कॉलेजेस में गया, तो मैंने हर क्लास में जा जाके बताना स्टार्ट किया। एज अ टीचर आई स्टार्टेड टेलिंग कि ये ऑप्शंस हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग के हर क्लास के अंदर, हर सेक्शन के अंदर कुछ बच्चे इंस्पिरेटेड सोल्स होते हैं जो
क्लास में जरूर पूछते हैं कि सर बताओ इसमें और क्या है, आपने जो बताया क्या ये रियलिटी है, क्या कुछ ऐसा है। मेजॉरिटी बच्चा सुनता है, देखता है कि ये रिचुअल है, कॉलेज का रिचुअल है, आएंगे टीचर बताएंगे, कुछ बोलेंगे, चले जाएंगे, हम अपनी तरफ वो अपनी तरफ। कुछ बच्चे वो सुनते हैं, वो देखते हैं कि इसने जो बोला इसका कुछ मीनिंग है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो पूछते हैं, बताते हैं, करते हैं, मैंने उनको नोट करना स्टार्ट किया। 2010 का एक्सपेरिमेंट दिसंबर का, जब मैं छोड़ के आया, मैंने एक कॉलेज में, पीटीयू के एक कॉलेज में लेक्चर लिया। उस लेक्चर के बाद एक लड़का मेरे से मिलने आया और बोला कि सर ये जो आपने बताया कि सच है, पंजाबी में बोला क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती थी, फॉरगेट अबाउट इंग्लिश, वो पंजाबी में ही बात कर रहा था कि सर क्या ये बात सच है। मैंने बोला बिल्कुल सच है सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं लेकिन मेरे को कंप्यूटर्स में जाना था, तो क्या ये भी फिजिबल है। मैंने बोला फिजिबल है, अब तुम्हारे पास चांस है, आगे तुम कंप्यूटर एक एप्लीकेशन है, उसको तुम मैकेनिकल के बाद भी कर सकते हो, सिविल के बाद भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो। सर ये जो हमने बात किया था गेट का, ये भी हो सकता है, मैं आईआईटी जा सकता हूँ, मैंने सुना, मेरे को आईआईटी का नाम मैंने कॉलेज में आके सुना, तो मैं वहां भी जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकता है, वो भी हो सकता है। अच्छा सर ये जो आप अब्रॉड की बात कर रहे थे, ये भी होता है, मैं बिल्कुल वो भी होता है। आई रिमेंबर डिस्कशन विद दैट बॉय, उस चीज को आज 13 साल हो गए। नाउ दैट बॉय, आई टेल यू हिज जर्नी। वो लड़के ने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल घर बैठ के तैयारी किया और आईआईटी कानपुर गया। आईआईटी कानपुर में वो डायरेक्ट पीएचडी में गया। आईआईटी कानपुर ने उसने वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया और उसने बहुत अच्छा अपना काम किया, और उसके बाद वो यूएस गया। यूएस में वो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए गया, लेकिन वहां पे एक लैब के अंदर काम करना स्टार्ट किया, और डिफेंस लैब थी, और उसमें डिफेंस लैब में उसको जॉब मिल गई। फिर वही डिफेंस लैब से उसने एक यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में काम करना स्टार्ट किया, और मैरीलैंड में जिस प्रोफेसर का काम करना स्टार्ट किया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा प्रोफेसर था। फिर उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस उसकी सिलेक्शन हुई। आज उसका कुछ रिसर्च वर्क है जिसको जो टेस्ला के चीफ हैं वो रेफर करते हैं और आगे लोगों को बताते भी हैं कि इस डोमेन में हम लोगों को काम करना है। ये एक एक्सपेरिमेंट था फ्रेंड्स जो आज सक्सेसफुल है, मैंने उसके इंटरेक्शन करके उसका वीडियो पब्लिश भी किया है, एंड ऐसे बहुत से और एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसका नाम है अमृत बेदी। ही इज प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा in USA, and he is doing work on artificial intelligence. He is electronics and communication engineer, but he's done his research now on computer science. जो वो पूछ रहा था बच्चा वो सब आज वो कर रहा है। ये एक्चुअली जो था एक्सपेरिमेंट, जो रियल वर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट्स को 13-14 साल लग जाते हैं। मेरा एक्सपेरिमेंट ये था कि क्या किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट जिसके अंदर इंस्पिरेशन है, जिसके अंदर कुछ करने का है, क्या वो उसी जगह पहुंच सकता है जहां पे कोई भी वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट पहुंच सकता है? एंड द आंसर इज यस। मैं 10 साल आईआईटी सिस्टम में रहा, मैंने ऐसे बहुत कम केस देखे जहां पे आप पीएचडी आईआईटी सिस्टम से करते हो और टीचिंग यूएस के अंदर करते हो। रिवर्स तो होता है, रिवर्स होता है कि आप पीएचडी यूएस से करके इंडिया में टीचिंग कर रहे हो, वो होता है। वो आईआईटीज में प्रोफेसर आप देखोगे, एनआईटीज में प्रोफेसर आपके कॉलेजेस वगैरह में मिलेंगे। यहां से पीएचडी करने के वहां पे प्रोफेसर लगना इज रेयर, ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल है। वो उसका एक एग्जांपल है। तो वो एक्सपेरिमेंट अब आगे आना स्टार्ट हुए। इसका जो क्रक्स है वो ये है, आप में से मेरे को नहीं पता वो कौन सी इंस्पिरेशन सोल होगी, आई डोंट नो दैट, लेकिन मैं भी 10-15 साल बाद मैं आप ही में से किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैं आपसे पूछूंगा हाउ यू ट्रेवल्ड दिस जर्नी। तो ऐसी सोल्स हर जगह होती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ की जर्नी को किस तरीके से लेके जाते हैं। और लाइफ में लर्निंग्स होती हैं, जहां से मिले फ्रेंड्स नॉलेज को जरूर एक्वायर करना, जरूर उसको लेना। और आप जिस एरा में बैठे हुए हैं अपने, उस एरा में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। मैं क्यों बोल रहा था आपको, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा एंड चैलेंज बहुत कम, क्योंकि मेजॉरिटी यंगस्टर्स डिस्ट्रैक्ट हो गया है आज की डेट में। वो आपका इंटरनेट इतना ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन आपके लिए, फोकस नहीं कर पाते हैं आप, एंड हर कुछ आपको जल्दी लेने की अगर वो पड़ जाए, यू डोंट हैव कैपेसिटी टू वेट फॉर अ लॉन्ग। जब हम YouTube में कोई वीडियो बनाने की ट्राई करते हैं तो बोलते हैं कि छोटा बनाओ सो दैट लोग देखें, बड़ा वीडियो लोग नहीं देखेंगे, टेस्ट मैच नहीं देखेंगे, वनडे नहीं देखेंगे, 2020 देखेंगे। सो यू अंडरस्टैंड वेयर वी आर हेडिंग, पेशेंस इज लेस एंड वी डोंट हैव परसिवियरेंस। सो वो कम होता जा रहा है, और जिसके अंदर ये होगा वो बेसिकली आगे निकल जाएगा। देयर सम फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन, दैट लेडी वाज सेइंग कि आजकल बच्चों को नंबर लेना स्कूल में बहुत आसान है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप देम अवे फ्रॉम द मोबाइल फोन, दैट्स इट। आप उनको डिस्ट्रैक्शन से दूर कर दो, कंपटीशन में खुद ही आगे चले जाएंगे। That was not the case earlier. Earlier, you know, distraction was not there, and the only option we people used to have is lot of studies, and we have to put effort. Now that is not there. Lot of distraction is there. तो आप अपनी strengths को पहचानो, किस डायरेक्शन में आप उसको ले जा सकते हो। That was my
फर्स्ट पार्ट। नो आई डोंट नो इस क्लास के अंदर वो कौन सी सोल्स होंगी जो आगे जाएंगी, क्या करेंगी। मेरा जो 20 मिनट का 25 मिनट का अब लेक्चर है वो एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं, वो है हायर एजुकेशन अब्रॉड। पहले मैं स्टार्ट करता हूं मिसकंसेप्शंस के साथ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कि आपको जाना क्यों चाहिए, हायर एजुकेशन अब्रॉड में क्यों जाना चाहिए, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। एंड मैं यहाँ पे आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप अब्रॉड हायर एजुकेशन करने जाओ, पर मैं नॉलेज दे रहा हूं कि अगर हायर एजुकेशन अब्रॉड जाना है तो ये तरीका है, ये डिसीजन आपका है, आप ही को लेना चाहिए। मैं खुद बाहर से, मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, 3 बार अपॉर्चुनिटी मैं नहीं गया, because I wanted to be in India, I wanted to be with my parents and I wanted to serve the Indian society, so I rejected all these options, I came back from US, I was serving there. Now ये ऑप्शन, ये डिसीजन आपका है, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं, माय ओन एक्सपीरियंस। कुछ मिसकंसेप्शंस क्या हैं बच्चों का, वो एक तो कि अगर बाहर जाना है हमें तो बाहर हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगा, वी शुड नॉट इवन बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप में कैपेबिलिटी है तो वो कंट्री आपको नहीं जाने देंगे। एग्जांपल अमृत वेदी, वो वहां बहुत कम टाइम के लिए गया था, यूएस ने उसको वापस नहीं आने दी, ही गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी मद्रास एज असिस्टेंट प्रोफेसर, बट यूएस ने उसको वापस आने नहीं दिया बिकॉज यूएस नीड्स कैपेबल पीपल। फॉरेन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज नीड कैपेबल पीपल, दे डोंट वांट पीपल हु आर नॉट कैपेबल इन देयर ओन फील्ड। तो अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप अच्छे हैं, वो कंट्रीज आपको नहीं छोड़ेंगे बिकॉज उनको अपनी कंट्री चलानी है। एंड यू विल एग्री विद मी, वो कंट्रीज चलती ही कैपेबिलिटीज, जो कैपेबल लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो उनको बुला के वहीं से वो सब चल रहा है। अनलाइक इंडिया, आप बोलेंगे मैं इंडिया में हरियाणा से हूं, यहां से वहां से हूं, यूएस के अंदर या उन कंट्रीज के अंदर ऐसी कोई एक नेशनैलिटी नहीं है। दे हैव चाइनीज, दे हैव जापानीज, दे हैव कोरियंस, दे हैव एशियंस, दे हैव यूरोपियंस, ऑल बेस्ट पीपल टुगेदर दे रिटेन। सो दैट मींस आपको उन कंट्रीज के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, वो आपके पीछे दौड़ेंगे अगर आप में कैपेबिलिटी है। सो डोंट रन आफ्टर सिटीजनशिप एंड पीआर, रन आफ्टर योर स्पेशलाइजेशन, रन आफ्टर योर प्रोफिशिएंसी। अगर वो होगा तो भाई साहब आपको वो कंट्री जाने नहीं देगी, नंबर 1। दूसरा, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर अगर हायर एजुकेशन अब्रॉड करना है तो पैसा बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, वो भी उसी बच्चे के लिए जो कैपेबल नहीं है, जो रास्ता सही नहीं चूज करेगा, उसका पैसा खर्चा आएगा, वो अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करेगा। आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो क्या फॉरेन एजुकेशन फ्री में हो जाती है? बिल्कुल फ्री में होती है, पैसा भी मिलता है। दूसरा मिसकंसेप्शन बच्चों का ये होता है कि मेरे पैसे वहां पे लगेंगे। तीसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि शायद जो अब्रॉड में सर बता रहे हैं ये जाना होता है, वो बहुत कैपेबल आदमी ही जा सकता है, शायद मैं नहीं कर सकता। इंग्लिश में फ्रेंड्स एक फ्रेज है कि इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक। जो आपके दिमाग में है वो आपका हो जाएगा। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक मैं स्टार्ट किया आईआईटी के ग्रेजुएट्स को पढ़ाना, फिर मैं पीटीओ के बच्चों को पढ़ाया, और मैंने ये मेरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि आप किसी भी कॉलेज के हो, अगर आप सही रास्ता फॉलो करते हैं और अगर आप एफर्ट करते हैं और अगर आपकी कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां किसी भी अच्छे कॉलेज का ग्रेजुएट पहुंच सकता है। एंड वाइस वर्सा आल्सो। मैं अगर आपको आईआईटी किसी ग्रेजुएट कॉलेज के ग्रेजुएशन दे दूं, आप में अगर आप में वो चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो आप वहां से भी अपना करियर खराब करके निकलेंगे। सो दैट मींस यू हैव टू फॉलो सर्टेन ट्रिक्स। वो आप करेंगे तो आपका रास्ता ठीक हो जाएगा। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट कि फॉरेन अगर एजुकेशन करनी है तो क्यों करनी है। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो इंडियन एजुकेशन और इंडियन अपॉर्चुनिटीज का है। मैं अभी आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज का बता रहा हूं। फॉरेन एजुकेशन मैंने आपको बताया कि मैंने नहीं किया, मैंने बीटेक, एमटेक, पीएचडी सारा इंडिया से किया। मैंने खुद नहीं किया बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो एक्चुअली, because I only saw my parents and I was okay here and I did not go there. लेकिन after that I met many of my friends who are now professors in foreign universities. Lot of my students जिनके पास मैं जाता रहता हूँ. Last year I went to many universities including MIT and Harvard and I saw people there how they are doing there. तो मेरी कुछ अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। और देखो कोई भी चीज को रियलिटी पॉजिटिव बोलना उसमें कोई ये नहीं होता, तो वी शुड वेरी रैशनली कंपेयर द थिंग्स। कंपैरेटिव एनालिसिस एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर का राइट होता है, उसको करना भी चाहिए। नाउ इंडिया हैज वंडरफुल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज आर वंडरफुल एंड प्रोफेसर्स आर गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर गुड, यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर गुड, आप जहां पढ़ रहे हैं अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें इंडिया के अंदर मिसिंग हैं। मैं कई बार डायरेक्टर्स के साथ जब मेरी इंटरेक्शन होती है आईआईटीज में, मैं पूछता हूं कि क्यूएस रैंकिंग एक होती है, उसमें आईआईटीज पहले 100 में क्यों नहीं आते। हम लोग वर्ल्ड में माने जाते हैं कि इंजीनियर्स अगर हैं तो इंडिया के हैं, सबसे ज्यादा नासा में इंजीनियर इंडिया के, ये वो सब है, इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आईआईटीज वगैरह हैं, 100 रैंकिंग में क्यों नहीं आती और आने के चांस भी नहीं है। आप बोलोगे सर आईआईटीएन हो गया, ऐसा बोल रहे नहीं है चांस, मैं रीजन बताता हूं आपको। उसका कारण ये है कि आज मैं यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में आया हूँ, गीता यूनिवर्सिटी में, आई एम वेरी श्योर आप में से कोई बच्चा साउथ इंडिया का नहीं है।
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बंगाल, आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट, वेरी लेस स्टूडेंट्स आर देयर, राइट? मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियन। पंजाब में जाओगे तो आपको नॉर्थ इंडियन, आप आंध्रा में चले जाओगे तो साउथ इंडियन, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एनआईटी कुरुक्षेत्र चले जाओ, आईआईटी चले जाओगे तो वहां पूरे इंडिया का बच्चा आपको मिलेगा। लेकिन अगर तुम आईआईटी में भी जाओगे, एनआईटी में जाओगे, तो आपको कोई भी बच्चा यूएस का नहीं मिलेगा, कोई कनाडा का नहीं मिलेगा, कोई लंदन का नहीं मिलेगा। डाइवर्सिटी इज नॉट देयर, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, दैट इज नॉट देयर इन इंडिया। किसी भी लैब में चले जाओ, किसी भी क्लासरूम में चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा। नाउ टेल यू, व्हेन आई वाज गोइंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई वाज गोइंग थ्रू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई वेंट टू हिज लैब एंड ही टोल्ड मी ही इज फ्रॉम इजराइल, इज जापानीज, सम कोरियन, सम इंडियन, सम अनदर कंट्री। 20 लोग बैठे तो 20 के 20 अलग नेशनैलिटी के हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। इंडिया में कैसे लाओगे वो? इंडिया में उसको लाने के पहले तुम्हें इकोसिस्टम लाना पड़ेगा। नो डाउट अमेरिकन विल कम टू इंडिया एंड दे विल स्टार्ट स्टडिंग इन दिल्ली, बट डू यू हैव इकोसिस्टम इन दिल्ली? बिकॉज स्टूडेंट डज नॉट गो टू आईआईटी दिल्ली ओनली फॉर आईआईटी दिल्ली, ही गोस फॉर दिल्ली आल्सो। जब बोलते मैं कैलिफोर्निया में पढ़ूंगा तो आपके दिमाग में कैलिफोर्निया नहीं आता ओनली, उसके बाहर का स्पेस भी तो आता है। सो यू कैन नॉट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड इन आईआईटी सिस्टम। तो एक सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को लगता है क्यों हमें बाहर जाना चाहिए, क्यों बाहर एजुकेशन लेनी चाहिए, वो है आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर। और किसी ने मेरे को बोला था, और वो ट्रू है बात, मैंने फील किया कि जितने स्मार्ट तुम मूव करके होते हो ना, जितना स्मार्ट तुम घूम फिर के लोगों से मिलके होते हो, उतना तुम कभी नहीं हो सकते अदरवाइज। यू नीड टू मीट पीपल। अगर आपको बहुत स्मार्ट लाइफ में बनना है, अगर आपको कुछ अपना पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म करनी है, आप अलग अलग लोगों से मिलना स्टार्ट करो, अलग अलग जगह जाना स्टार्ट करो, इंटरेक्शन करना स्टार्ट करो, एंड वो आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो जब आपके ग्रुप के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग नेशनैलिटी के हैं, तो आपको लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है। तो सबसे बड़ा रीजन बाहर क्यों पढ़ना है, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, नंबर 1। रीजन नंबर 2, जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है थ्योरेटिकल बेस्ड बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल बेस्ड कम है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात मानी गई है और उसको हम चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं। मैं एक पीएचडी हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स, मैं गाड़ी ठीक नहीं कर सकता। अगर मेरी गाड़ी में कोई ट्रबल आ जाए, मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, बिलीव मी दैट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीएचडी में वो घर का फैन ठीक नहीं कर सकता है, शायद वो नहीं कर पाएगा वो। हम इंजीनियर हैं, प्रैक्टिकल इंजीनियर्स हम कम हैं। जब आप एजुकेशन सिस्टम वहां पे देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां आप बहुत चीजें अपने आप कर रहे हैं, उससे आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। दैट मींस प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज ट्रेमेंडसली हाई व्हिच इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर। रीजन नंबर 3, अब आपने बीटेक तो यहां से किया, अब आप अगर बाहर जाओगे तो एमटेक और पीएचडी करने जाओगे। एमटेक और पीएचडी में एक प्रोजेक्ट करना होता है आप लोगों को। इंडिया में आईआईटी सिस्टम में जब आप जाते हैं, पीएचडी करते हैं या मास्टर्स करते हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो आप रिसर्च पेपर से निकालते हैं। जितना भी रिसर्च पेपर होती है, मैंने अपनी पीएचडी थीसिस में ये चीज लिखी है कि जो मेरा पीएचडी वर्क था वो वंडरफुल पीएचडी वर्क था, स्पेसिफिक फ्लोइंग मॉडल था, क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी यूज करके मैंने किया था, जो मैं डीआरडीओ में काम कर रहा था। रिसर्च पेपर से वो निकला, रिसर्च पेपर के अंदर चला गया। मेरे को नहीं पता किसी इंडस्ट्री ने उसको यूज किया या मैंने सोसाइटी को कोई हेल्प किया। 5-4 साल मैंने जो इन्वेस्ट किए उससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मेरे पीएचडी का, मेरे एमटेक के प्रोजेक्ट का सोसाइटी को भाई साहब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वो रिसर्च पेपर वंडरफुल हैं, उनको लोग रेफर करते हैं, बट वो रिसर्च पेपर हैं, इट डिड नॉट हेल्प एनीवन। बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, तो उस इंडस्ट्री के एक प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो, इमेजिन करो आप पीएचडी या मास्टर्स का जो काम कर रहे हो वो टाटा का प्रोजेक्ट है, या वो लेट्स से किसी और कंपनी का प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम कर रहे हो। जब आप उसमें 4 साल लगाओगे, वो कंपनी आपको वैसे रिक्रूट कर लेगी। एंड दैट इज अ रीजन, जब आप बाहर से मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हो, आप इंडस्ट्री एक बहुत ही कैपेबल इंडिविजुअल बन जाते हो, क्योंकि आप इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो। तो सर मास्टर्स और पीएचडी के जो प्रोजेक्ट पे बच्चे काम करते हैं इंडिया में, वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट नहीं होता, नॉट इवन 10%। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे जाती है, मेरे प्रोफेसर दोस्त भी देखते हैं, और यही मैं उनको बोलता भी हूँ कि आप इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट लाओ ना, बच्चों को दो। वो नहीं होता। इसका मतलब आप एमटेक का प्रोजेक्ट क्या करते हो? सर थ्योरी उठाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, इंडस्ट्री की क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? नहीं करते हैं। तो जॉब कैसे लगेगी? प्लेसमेंट की वेट करते हैं सर। प्लेसमेंट कौन बुलाएगा? प्लेसमेंट ऑफिस बुलाएगा। तो आपका तो इंटरेक्शन ही नहीं हुआ इंडस्ट्री के साथ। आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, पीएचडी कर लिया, आपने इंडस्ट्री के लिए कुछ किया? इस टाइम तक कुछ नहीं किया। आपने 4 साल बीटेक में लगाए, 2 साल एमटेक में लगाए, 4 साल पीएचडी में लगाए। इतने सालों में आप कॉलेज में रहे, आपने इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया, तो इंडस्ट्री आपको जॉब क्यों देगी? ये तीसरा रीजन है। और अब्रॉड में आपका मास्टर्स एंड पीएचडी का प्रोजेक्ट 90% फंडेड होता है इंडस्ट्री का। और अगर इंडस्ट्री आपको पैसे दे रही है तो ऑब्वियसली आपसे काम लेगी। और अगर आप काम करोगे
तो आप अच्छा काम करोगे तो इंडस्ट्री में जॉब भी लगेगा तुम्हारा, वहां पे प्लेसमेंट सेल नहीं होता। अब सोचो किसी कॉलेज का प्लेसमेंट सेल नहीं है, हार्वर्ड में आई वाज गोइंग, ऐसा प्लेसमेंट सेल देखना है, मतलब प्लेसमेंट सेल है ही नहीं, प्लेसमेंट सेल उस कॉलेज का नहीं है। क्यों? बच्चों को जॉब कॉलेज से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे इंडस्ट्री से जॉब उठा रहे हैं। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का ही करना होता है। तो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट तुम्हें दे रहा हूं, अच्छा काम करो, जॉब ले लो, एंड इंडस्ट्री वैसे जॉब देती है। दिस इज अनदर रीजन ऑफ योर एक्सपोजर टू दैट इंडस्ट्री। सो ये तीन मेरे को मेन रीजन रहते हैं जिसकी वजह से अब्रॉड में एजुकेशन अगर आपको लेना है तो इस रीजन से आप लेना और अपनी कैपेबिलिटी एनहांस करना। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं। सर ओके, यू टोल्ड दैट फॉरेन एजुकेशन कैन बी बेटर एजुकेशन। अब बताओ कौन सी कंट्रीज एंड व्हाई? वी आर इन इंडिया, वी आर इंडियन स्टूडेंट्स। दो तीन कंट्रीज मेरी फेवरेट है जो हमें जाना चाहिए। नंबर वन, यूएस। यूएस, देयर आर रीजन फॉर दैट, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, एंड यूएस का अपना कोई एक हिस्टोरिकल पॉपुलेशन बेस नहीं है। उनको रेड इंडियन बोलते हैं लेकिन बहुत ही कम नंबर है वो। यूएस का अपना कोई कंट्री का बेस नहीं है। अनलाइक इटली, अनलाइक यूके, वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, यूएस का नहीं है, उसमें सारी कंट्रीज के लोग हैं। तो आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप किसी फॉरेन नेशन में आए हैं, आपको लगेगा एवरीबडी इज लाइक मी। जैसे इंडिया में आपको लगता है सब इंडियन है, यू फील लाइक होम। यूएस में भी आपको ऐसा लगेगा। व्हाई? बिकॉज वहां एक नेशनैलिटी नहीं है जो खड़ा होकर ये बोल दे कि यूएस बिलोंग्स टू मी। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। Obama became president, you know, Indian can become president. So, I mean, that country is open for all. That I find is better. Number two, lot of opportunities there in the industrial form. We are engineers. उनकी majority industries को Indian engineers चलाता है। टॉप Indian engineers बैठा हुआ है, इसलिए उनको पास बहुत respect है Indian technocrats की। Indian engineers की बहुत ज्यादा respect करते हैं क्योंकि उनको पता है IT revolution Indians ने चलाया है और Indian are good in mathematics and physics. हमारा ordinary student इंडिया का वहां का extraordinary student से अच्छा होता है। So that is the reason they value us a lot. So US is a destination. Second can be German. German because historically German was a technology. Before World War II, they were supreme power in the technology, and after that also they retained that. So Germany में education is free. Public universities हैं जो historically बहुत अच्छी बनाई गई हैं और वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पे उन्होंने हिस्टोरिकली किया हुआ है। तो इंडियंस के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और इंडियंस को अगेन देयर इज अ फेवर फैक्टर फॉर इंडियन देयर बिकॉज हिस्टोरिकली हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे रहे हैं। तो जर्मन क्यों प्रेफर करना है कंपेयर टू यूएस? यूएस में अगर आपको महंगा पड़े कोई एजुकेशन, दो आई वांट पीपल शुड गो फ्री, बट अगर कोई फ्री नहीं जा पाए, फ्री का तरीका बता रहा हूं कैसे जाते हैं, बट नहीं जा पाया तो यूएस में कॉस्ट टू 40-50 लाख, जर्मनी कॉस्ट टू 15 लाख। जर्मनी में पब्लिक एजुकेशन फ्री है, वहां फीस नहीं लगता। इवन टुडे एक लॉ बना था पीछे ऐसे, लेकिन अभी भी 80% यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं वो फ्री हैं, एजुकेशन फ्री होता है। जर्मनी इन यूरोप इज गुड डेस्टिनेशन फॉर अस। अदर देन दैट न्यू डेस्टिनेशन इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क बहुत अच्छी हैं, पैसा बहुत मिलता है वहां पे। उनके अपनी कंट्री के लोग उनकी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, वहां पे नहीं है, इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वहां बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ऐसा कौन सी डेस्टिनेशन है जो अच्छी हुआ करती थी, अभी ट्रबल चल रहा है? कनाडा, यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, खर्चा बहुत बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज कम हो गई हैं। कनाडा के अंदर आप इशू जानते हो क्या चल रहा है, वहां पे वो इशू चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो अच्छी हुआ करती थी, अभी अच्छी नहीं है। ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो अच्छी नहीं हुआ करती थी लेकिन अब अच्छी हो रही हैं? अब वो है आपकी जापान, वो है आपकी साउथ कोरिया, जो अच्छी नहीं हुआ करती थी, सिंगापुर, लेकिन अब अच्छी हो रही है। तो तीन कैटेगरी, चार में हम कंट्रीज को बांट रहे हैं। एक जो अच्छी थी, अच्छी हैं, यूएस, जर्मन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। जो अच्छी थी अब अच्छी नहीं है, यूके, कनाडा। जो अच्छी नहीं थी लेकिन अच्छी हो रही है, इंडियन जा रहे हैं वहां पे, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, दीज आर द न्यू डेस्टिनेशंस। एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट जो अच्छी नहीं थी, जो अच्छी नहीं है उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। सो ये हमारे पास कुछ डेस्टिनेशन है जहां पे हम जा सकते हैं। बेस्ट, या यू वांट टू आस्क? यस, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन। जर्मन सिटीजन और यूएस सिटीजन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं, मेरा सारा प्रेजेंटेशन यहाँ इंडियंस के लिए है कि जो फॉरेन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी में फ्री पढ़ सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं उनको। जैसे यहाँ आईआईटीज एनआईटी सिस्टम है, वहां टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन, ऐसा उनको टेक्निकल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। और इटली में पॉलिटेक्निक्स बोलते हैं उनको। तो वहां पे फ्री एजुकेशन है और अभी भी वो है। अब बेस्ट वे क्या है जाने का, मैं उस पॉइंट पे आता हूं। बेस्ट वे जाने का क्या है अब्रॉड? एक ऐसा हिडन बेसिकली तरीका है जो चाइनीज को पता था
और चाइनीज उसको बहुत साल एक्सप्लॉइट करते रहे, अब नहीं कर पा रहे हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे। अब यूएस ने उसको बैन कर दिया पिछले साल 6 महीने पहले। वो क्या तरीका था कि आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी करने वहां जाओ। इसको ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी पूरी आज के लेक्चर का। अगर आप क्लास के बाहर भी हैं मेंटली तो वापिस आओ 5 मिनट के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फ्री वे टू गो टू यूएस एंड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, बट ये सबसे ज्यादा यूएस में होता है एंड वही हमें जाना है। वो है डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं एमएस करने नहीं जाऊंगा, मैं पीएचडी करने जाऊंगा। अच्छा सर क्यों आप एमएस करने के लिए क्यों बोल रहे हैं नहीं जाओ और डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाओ? 2-3 रीजन। जब एमएस करने आप जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, यूएस में स्कॉलरशिप बहुत कम मिलता है। और एमएस के लिए जब आप जाते हो तो कंपटीशन ज्यादा होता है बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। शायद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको अपने पैसे खर्च करके जाना पड़ेगा, और वो पैसा खर्चा जो आपका बनेगा वो 50-60 लाख रुपया बनता है 2 साल का, रहने का खाने का सारा 50-60 लाख। नो डाउट आपको बैंक से लोन मिलता है, लेकिन फिर भी आपको इतना खर्चा करना पड़ता है। अगर आप वहां पे टीए, आरए, टेक्निकल असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप अपना काम भी करोगे तब भी रिड्यूस करते करते उसको 20-25 लाख तक तुम ला सकते हो, लेकिन उतना उससे ज्यादा तुम्हें खर्चना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो बच्चा नहीं पेरेंट्स से हेल्प लेना चाहता वो इस चीज को इग्नोर कर देता है कि मेरे को नहीं जाना। एक पॉइंट यहां पे आपको बताऊंगा कि 150 यूनिवर्सिटी की ऐसी लिस्ट है वर्ल्ड ओवर। अगर वो लिस्ट आप नेशनल बैंक्स को इंडिया में दोगे, पीएनबी को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ये जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं एंड प्राइवेट एचडीएफसी वगैरह को, 150 यूनिवर्सिटी की लिस्ट, तो वो आपसे कोलेटरल फ्री लोन आपको देते हैं उसका। कि जैसे अगर आप, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप पर्ड्यू यूनिवर्सिटी दे दो, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड तो ऊपर है ही, खैर पर्ड्यू यूनिवर्सिटी दे दिया आपने, बोला कि साहब मेरी सिलेक्शन एमएस में हो गई है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में, मेरा इतना का खर्चा है, मेरे को लोन चाहिए, वो आपसे लोन तो आपको देंगे ही, वो आपसे कोई कोलेटरल नहीं मांगेंगे, मतलब आपके घर के कागज ये वो नहीं मांगेंगे। वो 150 यूनिवर्सिटी की लिस्ट पब्लिक नेशनल बैंक्स ने निकाली है, तो बच्चा जा सकता है, उसमें कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन फिर भी इंडियन साइक जो है, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, वो ये कि लोन नहीं लेना। लोन इसलिए नहीं लेना, लोन से हम डरते हैं कि शायद वापिस ना किया जाए, नहीं किया जाए, 50 लाख का लोन है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हमारा डर है। और बहुत से बच्चे, उनके पेरेंट्स से भी जब मैं बात करता हूं तो ये डर मैं निकाल नहीं पाता हूं उनका, क्योंकि लोन का जो डर है वो है कि साहब लोन नहीं लेना हमने, बाकी बताओ आप। नहीं लेना है तो ये दूसरा तरीका, अगर लेना है तो अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ। ऐसी कभी किसी यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स मत जाना जो अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज फ्रॉड यूनिवर्सिटीज है यूएस के अंदर। अब मैं फ्रॉड यूनिवर्सिटी में घूमा भी हूं यूएस के अंदर, मैं गया कि ये यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट हो गई थी, मैंने देखनी कैसी है, और मैं घूमते घूमते देखा एक बिल्डिंग के अंदर यूनिवर्सिटी है। मैं एक जगह पे घूम रहा था, आई थिंक न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स पे था, और मैं देखा ये यूनिवर्सिटी है और वो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी, जहां पे वो बोल देते हैं एजेंट्स के थ्रू के तुम आओ, एडमिशन तुम्हें पक्का मिल जाएगा। जब तुम वहां जाते हो तुम्हें कुछ नहीं मिलता वहां पे, वो फ्रॉड यूनिवर्सिटीज होती हैं। उन यूनिवर्सिटी का जिनका रैंक नहीं है उनमें कभी एडमिशन नहीं लेना है बाहर, डोंट डू दैट, बिकॉज एक तो पैसा वेस्ट कर बैठोगे, सीखने को कुछ मिलेगा नहीं और जॉब तुम्हारी वहां पे लगेगी नहीं। ओनली टारगेट वो यूनिवर्सिटी जिनका रेपुटेशन बना हुआ है। तो एमएस के लिए अगर जाना है तो इस तरीके से आपको वो यूनिवर्सिटी में टारगेट करना चाहिए, और कोलेटरल फ्री लोन लेके तुम वहां पे जा सकते हो। घर वाले अगर पैसा नहीं भी वो देना चाहें तो भी आपको उनकी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन घर वाले डर जाते हैं जब तुम लोन लेने की बात करते हो, या तुम डर जाते हो, वो एक रीजन है कि इंडियन स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरता है। अब मैं उस पॉइंट से नेक्स्ट आ गया, जो बेस्ट वे है। डायरेक्ट पीएचडी क्या है? डायरेक्ट पीएचडी है, बीटेक के बाद आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। सर उसके एडवांटेज क्या है? फीस नहीं लगता, पीएचडी में फीस नहीं लगता, मास्टर्स में फीस लगता है। नंबर 2, पीएचडी में तुम्हें $2,500 से $4,500 स्कॉलरशिप मिलता है, जो एमएस में नहीं मिलता। $2,500 से $4,500 तुम्हारा सारा खर्चा होता है, मैक्सिमम $1,500। अब ये रेंज क्यों है इतनी? इंडिया में तो सर सभी जगह पीएचडी में अगर तुम जाओगे आईआईटी सिस्टम में है तो 32,000 35,000 ही स्कॉलरशिप मिलता है, यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि साहब दिल्ली में 40,000 मिल जाएगा, कानपुर में तुम्हें 30,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम आईआईटी रोपड़ में पीएचडी कर रहे हो तब भी तुम्हें 30-35,000 है, अगर आईआईटी दिल्ली में कर रहे हो तब भी 30-35,000 है, जबकि दिल्ली महंगा है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अगर तुम न्यूयॉर्क के पास यूनिवर्सिटी, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम रुटगर यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, रुटगर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के साथ में है, वहां पीएचडी कर रहे हो तो तुम्हें $3,500 मिल रहा है क्योंकि तुम न्यूयॉर्क के पास हो। लेकिन अगर तुम फ्लोरिडा में हो, थोड़ा हटके हो, जो शहर महंगा नहीं है, तो वहां पे तुम्हारा स्कॉलरशिप जो है $2,500 होगा, $2,000 होगा। खर्चा कितना होता है? $1,000 से $1,500, रहने का खाने का सब तुम्हारा जो खर्चा है, फीस तो है नहीं, तो $1,000 से $1,500, 1,500 मान लो। अब जो स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन लेके बैठ गया, वो मैंने ये देखा कि जितने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डायरेक्ट पीएचडी में जा रहे हैं वो $1,000 बचा लेते हैं।
एंड आप जानते हैं दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, बैड न्यूज ऑब्वियसली, बट दिस इज अ न्यूज। हिस्टोरिकली रुपी सबसे लो लेवल पे है आज की डेट में, 2 दिन पहले की न्यूज है ये। ऑल टाइम लो है 83 रुपीज। $1 83 रुपीज के बराबर है, तो $1000 83,000 रुपीज के बराबर है। मतलब एक बच्चा जो पीएचडी कर रहा है, डायरेक्ट पीएचडी, आपने बीटेक किया आप डायरेक्ट पीएचडी में चले गए, एक मिनिमम अमाउंट जो सेव कर रहा है, अर्न करना है नहीं बोल रहा हूं, सेव कर रहा है और टैक्स नहीं है उसके ऊपर, वो 83,000 रुपीज है। दैट मीन जैसे तुम उस कोर्स में एनरोल होते हो तो तुम पैसा बचा के घर भेजना स्टार्ट करते हो। और ऐसे भी स्टूडेंट है जो 1.5 लाख रुपया सेव मंथली कर रहे हैं, जिसको $4,500, जिसको $4,000, जिसको $3500 मिल रहा है। $3500 में से $1500 तुम्हारा खर्चा है, तो $2000 तुम्हें मिलेगा यार, सेव करोगे, मल्टीप्लाई करो उसको 83 के साथ। दैट इज द अमाउंट विच यू आर बेसिकली सेविंग। नाउ अनदर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट पीएचडी इज तुम्हें जो वीजा का ड्यूरेशन मिलता है वो ज्यादा मिलता है। फिर मैंने आपको एक शुरू में बात बोली थी कि वो कंट्रीज आपके पीछे पड़ जाएंगी अगर तुम हाईली स्पेशलिस्ट हो। कनाडा मॉडल फेल क्यों हुआ? बिकॉज कनाडा को लोग पीआर के लिए जाना स्टार्ट किया, प्रोफेशन के लिए नहीं। मेरे को कनाडा जाना, कनाडा की सड़कें अच्छी लगती हैं, बिल्डिंग अच्छी लगती हैं, गोरे लोग अच्छे लगते हैं, मेरे को इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाना। बच्चा बोलता था सर इंजीनियरिंग मेहनत नहीं करनी, वो कनाडा किसी तरीके से भेज दो। तो क्या हुआ, तुम हाईली स्पेशलिस्ट नहीं थे, तुम अपनी फील्ड के नॉलेजेबल इंडिविजुअल नहीं थे, तुम जेनरिक जॉब्स के लिए गए। वहां पे जेनरिक जॉब्स खत्म होगी, वो उनके लोगों को भी चाहिए। अब सोचो अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये कर रहे हैं? बहुत ही कम। जैसे बेदी का केस है, बेदी की तुम रिसर्च स्टडी पढ़ोगे तो उसमें उसने यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जो वॉरफेयर सिस्टम्स है। ऐसे कितने लोग हैं जो ये कर रहे हैं अमेरिकन? बहुत ही कम। अब उनको ये बंदा चाहिए, वो नहीं चाहते वो इंडिया जाए, चाहते हैं वहीं रहे, क्योंकि उनको उस इंडस्ट्री को चलाना है, अपनी इंडस्ट्री को। वो डिफेंस इक्विपमेंट ही तो पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं, जो हम खरीदते हैं। बनाएगा कौन उनको? डिफेंस इंडस्ट्रीज। काम किससे लेंगे? वो अमृत बेदी जैसे लोगों से, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बेचेंगे किसको? इंडियंस को बेचेंगे। दैट इज व्हाट द मॉडल इज। तो हाईली स्पेशलिस्ट अगर आप हैं अपनी फील्ड में, तो भाई वो कंट्री तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम्हें वीजा मिलता है 7 साल के लिए। और अगर तुम हाईली स्पेशलिस्ट डोमेन में काम कर रहे हो किसी इंडस्ट्री के साथ 7 साल, और तुम्हारा पीएचडी जो फंडेड है वो इंडस्ट्री फंडेड है, तो तुम्हें वो इंडस्ट्री रखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसके साथ बहुत ज्यादा काम किया। 4 से 5 साल तुम्हें पीएचडी में लगते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, आफ्टर एमटेक एंड पीएचडी जॉब सैलरीज क्या है वहां पे। टिपिकली $5,000 से $6,000 आफ्टर मास्टर्स, एमएस बोलते हैं उसको। अगर तुमने एमएस किया तो तुम्हें $6,000 $5,000 मिलेगा, जिसमें तुम टैक्स भी दोगे, तो मान के चलो तुम $2,000 $3,000 बचा सकते हो। तो मल्टीप्लाई करो 83, दैट इज व्हाट द अमाउंट इज। पीएचडी में बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, वो $12,000 से ऊपर है। अनलाइक इंडिया, मैं फिर आपको एक बात बोलूंगा, इंडिया में पीएचडी की उतनी वैल्यू लोगों ने नहीं किया। उसका रीजन है पीएचडी ढंग से किया नहीं हमने। क्यों नहीं किया? थ्योरेटिकली किया, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन ही नहीं है। इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन नहीं होगा तो पीएचडी की कभी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन वहां पे एक एवरेज जो स्टूडेंट है वो बेसिकली इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। अगर इंडस्ट्री के साथ वो काम कर रहा है तो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और इंडस्ट्री उसको पे करेगी। तो एक पीएचडी इंडिविजुअल की बहुत ज्यादा वैल्यू है उन इंडस्ट्रीज के अंदर। $12,000 आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। एक स्टूडेंट यूआईटी का जिससे मैंने इंटरेक्शन किया लास्ट मंथ, he did his graduation from UIT and then masters from IIT Bombay and then he went to Florida. अब वो NVIDIA में जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी है $25,000 मंथली। $25,000 मंथली उसकी सैलरी है, जो पीएचडी के बाद मिलता है, बिकॉज ही डिड गुड वर्क, और उसको पीएचडी किए हुए 3 साल हुए हैं। दैट इज स्केल ऑफ सैलरी विच फ्लोज। अब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो पिछले 6 महीने पहले क्रिएट हुई, वो क्या है? मैंने आपको बताया कि 80 to 90% चाइनीज यूज टू गो टू अमेरिका ऑन डायरेक्ट पीएचडी रूट। उसके पीछे 2 रीजन थे। पहला रीजन था कि मेजॉरिटी यूएस यूनिवर्सिटीज के अंदर चाइनीज प्रोफेसर है, वो अपने चाइनीज स्टूडेंट्स को प्रेफर करता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ओपन करके देखो, आपको 100 प्रोफेसर में से शायद 1 प्रोफेसर इंडिया का मिले, लेकिन आपको 100 प्रोफेसर में से 40 प्रोफेसर मिनिमम चाइना के मिलेंगे। सो दे यूज्ड टू इनवाइट चाइनीज स्टूडेंट्स। नंबर 2, Chinese government used to send the Chinese student for higher education courses in US with full scholarship. चाइना देता था। अगर आप यूएस जा रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप चाइना से यूएस जा रहे हो तो चाइनीज गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती थी। उनका एजेंडा कुछ और था, रिसर्च को कोलैबोरेट करना था, रिसर्च को हाईजैक करना था। यूएस को इस चीज का पता लगा, यूएस ने ब्लॉक कर दिया चाइनीज स्टूडेंट्स को यूएस यूनिवर्सिटीज के अंदर। दैट मींस अभी डायरेक्ट पीएचडी अपॉर्चुनिटीज जो है वो चाइनीज के पास नहीं है, और वो 80 to 90% स्टूडेंट हुआ करता था जो डायरेक्ट पीएचडी में आता था। अब वो अपॉर्चुनिटी इंडियन के पास है। नाउ इंडियन स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी एंड गो डायरेक्टली टू दिस काइंड ऑफ कंट्रीज।
सो यूएस के अंदर डायरेक्ट और फ्री जाने का बेस्ट तरीका डायरेक्ट पीएचडी। नाउ माय लास्ट पार्ट ऑफ माय डिस्कशन इज कौन जा सकता है। आस्क योरसेल्फ वेदर यू आर फिट इन दिस डायरेक्शन और नॉट। कितना इंपॉर्टेंट है कॉलेज का इन एडमिशन फॉर डायरेक्ट पीएचडी कोर्स? कॉलेज डज नॉट मैटर फ्रेंड्स, कॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। कॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नंबर 1 आपका सीजीपीए। ये जो मैं 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आपके पास हैं तो ट्राई कर सकते हैं आप। पहला, सीजीपीए अच्छा रखना 8.5 सीजीपीए रखना, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो सीवी है उसके ऊपर इंटर्नशिप रिफ्लेक्ट करना। इंटर्नशिप आसानी से मिल जाता है, आईआईटीज में इंटर्नशिप कर लिया, इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर लिया, ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लिया, किसी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लिया। आपके सीवी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो कि मैंने 3 वीक का इंटर्नशिप, मैंने 2 मंथ का इंटर्नशिप, मैंने इस टेक्नोलॉजी पे इंटर्नशिप ये मैंने किया है। आपके सीवी पे कोर्सेज रिफ्लेक्ट हो, मैंने ये स्पेशलाइजेशन किया, मैंने ये कोर्स किया, अदर देन योर एकेडमिक जो आप करते हो उसके अलावा वो रिफ्लेक्ट हो। आपका बीटेक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करना है। वो टिकट है अब्रॉड की, तुम्हारे पास टिकट है वो तुम्हारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिनके पास सीजीपीए भी नहीं, जिनके पास और चीज भी नहीं, लेकिन रिसर्च प्रोजेक्ट उनका बीटेक का इतना अच्छा कि प्रोफेसर ने उनको वैसे ही एडमिशन ऑफर किया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द बीटेक प्रोजेक्ट। तो सर मेरे पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन जहां आप कर रहे हैं ओके, सीजीपीए 8.5, इंटर्नशिप आपके सीवी पे रिफ्लेक्ट हो, कोर्सेज सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज आपने किए हो, जैसे पाइथन है, पाइथन होना चाहिए इंजीनियर के पास, उसको आना चाहिए, C++ आना चाहिए। उसके पास अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड किया हो, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स किया हो, कोई और सॉफ्टवेयर आपने किया हो, वो चीज उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तीसरा, आपका बीटेक का प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट करे कि मैंने रिसर्च वर्क ये किया है। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, मेरे को कैसे पता लगेगा एज अ प्रोफेसर? सर देखो मैंने बीटेक का प्रोजेक्ट में ये रिसर्च वर्क किया, मैंने इंटर्नशिप किया, ये मैंने इंडस्ट्रियल एक्सपोजर किया, वो रिफ्लेक्ट हो। एग्जैक्टली मैं आपको वही बता रहा था कि आपने अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन के हो, जो बच्चा कंप्यूटर बैकग्राउंड से है मैडम, उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे कंप्यूटर एप्लीकेशन डालनी है। बीसीए वाला बच्चा अगर किसी बैंकिंग की प्रॉब्लम में अपना कंप्यूटर का नॉलेज यूज करके बैंकिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए बिजनेस एनालिटिक्स में अपॉर्चुनिटी है उन कंट्रीज में, क्योंकि आपको कंप्यूटर आता है। उस कंप्यूटर का यूज कहां किया आपने? आपने क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे एक सॉल्यूशन किया उस प्रॉब्लम का, तो आपको अपॉर्चुनिटी है। अब एक बच्चा जो इलेक्ट्रिकल का बैठा है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसको हाइब्रिड चीज बोलते हैं आजकल। अपने आप से बस ये पूछा कि जो तुम्हारे पास नॉलेज है उससे तुमने इंडस्ट्री या रियल वर्ल्ड का कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया? अगर तुमने किया तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब आपको इसके लिए बस क्या करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रीज के अंदर जाके पीछे पड़ के उन लोगों के प्रोजेक्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो मिल जाता है आज की डेट में। आई एम वेरी श्योर यू पीपल आर ऑन लिंक्डइन, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली वन थिंग फ्रेंड्स, अगेन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, जो पहले नहीं हुआ करती थी। जितने भी कंपनीज के सीईओज होंगे या मैनेजर्स होंगे वो लिंक्डइन पे हैं। अगर आप उनको अप्रोच करोगे, सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गीता यूनिवर्सिटी इन पानीपत एंड आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, you are also working in field, give me opportunity for 2 weeks internship, I am ready to come and work in your industry on this project. Believe me, ऐसे 10 लोगों को मेल करोगे ना आप पर्पसफुली, और उसको पैशन दिखेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। Don't show much dependence on teachers, universities, though they help you, लेकिन खुद भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। क्योंकि लिंक्डइन पे मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने उसको बोला, सबॉर्डिनेट को बोला कि लिंक्डइन मेरा चलाया कर, मेरे लिंक्डइन पे जो मैं करता हूं उसको डाल दिया कर। जैसे आज मैं प्रेजेंटेशन देने गया, मेरे लिंक्डइन पे डाल दे, लिंक्डइन चलता रहेगा। 3-4 साल पहले की बात है। एंड शी यूज्ड टू डू दैट, शी यूज्ड टू पुट इट, एंड देन वन डे शी टोल्ड मी कि सर आप खुद अगर यूज करेंगे ना तो ग्रोथ मिलेगी, मेरे डालने से ग्रोथ नहीं मिलेगी। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। पहले इनर्शिया था, जब मैंने करना स्टार्ट किया देन आई रियलाइज बात तो सही है यार, बिकॉज अगर कोई क्वेरी आगे से आ रही है तो मैं ही तो आंसर कर रहा हूं। आई स्टार्टेड डूइंग इट। जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया तो माई कनेक्शंस मल्टीप्लाइड। फॉरेन के प्रोफेसर, इंडिया के आईआईटीज के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स सारे कनेक्ट होना स्टार्ट हुए, और वो ज्यादा पर्पसफुल बन गया। ऑब्वियसली कोई भी आपसे जबरदस्ती ना तो आपसे कुछ ले सकता है, ना आपको जबरदस्ती को कुछ देगा, लेकिन अगर पर्पसफुल कोलैबोरेशन है तो इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है? बी स्मार्ट। पर्पसफुल कोलैबोरेशन थ्रू लिंक्डइन, थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप उसको करना स्टार्ट करो। बीसीए इज अ वंडरफुल डिग्री। अगर आप उसका यूज किसी रियल वर्क प्रोजेक्ट के लिए करते हो और फिर किसी को अप्रोच करते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूं जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का है और मेरे को इसमें काम करना है और मेरे को आपके पास इंटर्नशिप करनी है, मेरे को हायर एजुकेशन आपके पास करना है, तो अपॉर्चुनिटीज नॉक करेंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट पहले आप ये चीज करना स्टार्ट करो। एंड बिलीव मी, इंडियन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। आप अपने आप से पूछ के देख लेना, आप सीनियर से पूछ के देख लेना, वो ऐसा नहीं करते। ये थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रोजेक्ट पे सबसे कम एफर्ट लगाता है इंडियन स्टूडेंट, प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा एफर्ट लगाता है डेवलप कंट्री का स्टूडेंट। एंड दैट इज द रीजन दे आर एम्प्लॉयबल, वी आर नॉट एम्प्लॉयबल। वी आर डिग्री होल्डर, दे आर नॉट डिग्री होल्डर्स। हमारे पास डिग्री सारी की सारी हैं, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो प्रोजेक्ट्स पे काम करना थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आप, अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी आपके पास। आज की डेट में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ने हमने बोला था ना कि जैसे +2 करोगे तो जेईई एग्जाम लिखोगे तो आईआईटी मिलेगा, उसके बाद कैट लिखोगे तो एमबीए मिलेगा, कंपिटिटिव एग्जाम है हर स्टेज पे। वैसे ही हम ट्यून हो गए कि कंपिटिटिव एग्जाम है, नौकरी लेने के लिए कंपिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन के लिए कंपिटिटिव एग्जाम, तो कंपिटिटिव एग्जाम ही सब कुछ है। और यही रीजन है, आप देखो कोचिंग 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 वो चला रहता है। ये नहीं है आज की डेट में कंपिटिटिव एग्जाम। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ बताया आपको अब्रॉड जाने के लिए कौन सा कंपिटिटिव एग्जाम है? नो, बिकॉज जीआरई हुआ करता था कोविड से पहले, अब खत्म कर दिया उन्होंने वो। अब जीआरई नहीं चाहिए तुम्हें। आईएलटीएस एक छोटा सा एग्जाम है, उसका भी तोड़ है। अगर आपका यूनिवर्सिटी लिख के दे दे कि आपने सारी इंजीनियरिंग इंग्लिश में की है, जो आपने की है, आपने इंग्लिश में तो की है, हिंदी में थोड़ी की है आपने इंजीनियरिंग। इंग्लिश में आपने इंजीनियरिंग की है, यू नो इंग्लिश, आपका यूनिवर्सिटी लिख के दे देगा, तो आईएलटीएस भी नहीं चाहिए कई यूनिवर्सिटीज के अंदर। और एक छोटा सा एग्जाम होता है आईएलटीएस, वैसे भी आईएलटीएस है टोफल आपका। सो बेसिकली नो एग्जाम इज रिक्वायर्ड फ्रेंड्स, नथिंग इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको बोला कॉलेज की बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम कोई चाहिए नहीं, लेकिन क्या फिर चाहिए? इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग रिफ्लेक्ट करो बस। आपको प्रोजेक्ट चाहिए, आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, आपको इंटर्नशिप चाहिए, कोलैबोरेशन स्किल्स चाहिए। आप इसे कई बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो अप्रोच करते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, इंडस्ट्रीज के लोगों को पकड़ते हैं। ये चीज तो चाहिए। आप स्टूडेंट थोड़ी रहोगे जब आप यूनिवर्सिटी से निकल गए, यू विल बी इंडस्ट्री पीपल। सो यू नीड टू कोलैबोरेट विद आउटसोर्स, यू नीड टू बेसिकली हैव इंटरेक्शन विद द पीपल। वो चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी बीइंग इन कॉलेज। तो अपने वो चीजों को थोड़ा सा करना स्टार्ट करो और इंटरनेट का यूज पर्पसफुल करो, प्रोफेशन के लिए करो, मिस यूज मत करो। मिस यूज नहीं करना। चैट जीपीटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चा यूज करता है। आप असाइनमेंट दे दो तो बच्चा क्या करेगा? असाइनमेंट में डालेगा, ये असाइनमेंट दे दो तो कॉपी करेगा, पेस्ट। अपना ब्रेन स्टूडेंट यूज नहीं करता। एक्चुअली मेरे को स्ट्रांगली ये लगता है कि स्टूडेंट एक एनर्जी है और बहुत, अगर उसको ये पता लग गया कि मेरा फायदा इसमें है तो उसको पकड़ लेता है मैडम। अगर स्टूडेंट्स को मैं रियलाइज करा दें कि तू ये कर, इससे तेरे को फायदा होगा, तो उस चीज को पकड़ लेगा। जब तक उसको ये लगेगा नहीं, वो उसको पकड़ेगा नहीं। स्टूडेंट इज, मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का ये है, अगर उसको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट को करके कोई फायदा नहीं, तो चैट जीपीटी ही करेगा। वो उसको कभी भी अपने हिसाब से मेहनत नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको लगे कि ये प्रोजेक्ट मैं बहुत अच्छा कर लूंगा तो मेरे को यहाँ एडमिशन मिल जाएगी, जो मैं बता रहा हूं इनको, तो मेरे को लगता है वो स्टूडेंट इतना स्मार्ट है कि वो उस चीज को फिर पकड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर किसी चीज में हमें अपना फायदा दिखेगा नहीं, हम उसको करेंगे नहीं। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसी को यूज करो। वही बोल रहा हूं तुम्हें। चैट जीपीटी इसलिए नहीं करना है क्योंकि पकड़ा जाता है आदमी, क्योंकि प्रोफेसर पता लगा लेता है चैट जीपीटी से लिखा हुआ प्रोजेक्ट है, तो उसको ना करना। आप अपने तरीके से लिखना, क्योंकि जो प्रोजेक्ट तुम्हें अगर स्कॉलरशिप दिलवा सकता है तो उसको ढंग से करो। आपको तरीका पता लग गया, ये तरीका है। अब ये सारे तरीके जब पता लग गए तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आप कितना कमिटमेंट के साथ उस चीज को परस्यू करोगे और करियर अपना किस तरीके से बनाओगे। एक सबसे बड़ा जो आयरनी है लाइफ की, वो मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम्हारे पास टाइम होता है ना लाइफ का, तो तुम्हें पता नहीं होता कि क्या तुम्हें करना है और कैसे करना है और तुम्हें करना है। जब टाइम नहीं होता और जब तुम्हें रियलाइज होता है तुमने गलती कर दी, तो टाइम निकल चुका होता है। ये सबसे बड़ी आयरनी है। मैं 2 तरीके के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं एज अ टीचर, एज अ मेंटर। एक वो जिनके पास टाइम होता है, लाइफ पूरी आगे पड़ी होती है, लेकिन उनके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या क्या आ सकती है फ्यूचर में पता नहीं होता। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइफ देख चुके होते हैं। 15 साल के बाद अपने आप को इमेजिन करो, 10 साल के बाद आप उस टाइम पे बोलोगे ओ नो बहुत टाइम निकल गया, शायद वो होता तो मैं ये करता। तो ये सिचुएशन लाइफ में कभी नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स, जब तुम रिग्रेट करो लाइफ में कुछ भी जो तुम है उसको रिग्रेट करने वाला सिचुएशन कभी नहीं होना चाहिए। आज की डेट में आपके पास टाइम है, आप अपना रास्ता पाथ चूज कर सकते हैं, कोई भी बहुत अच्छा पाथ चूज कर सकते हैं। मेक योर लाइफ पर्पसफुल, मेक योर लाइफ वंडरफुल एंड एक्सप्लोर करो अपॉर्चुनिटीज। इंजीनियरिंग इज अ वंडरफुल प्रोफेशन। इसको पर्पसफुली करियर को आगे लेके जाओ। अगर आपको लाइफ में करियर पर्पसफुल मिल गया कि जो आप करना चाहते हो उसमें आप एंजॉय कर रहे हो और आपको अच्छा मिल गया, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। अगर वो तुमने करना स्टार्ट कर दिया, देन यू विल रिलीज योर लाइफ ऑल्सो एंड इट विल गो वेरी वेरी स्मूथ।
This is all I wanted to tell you about admissions abroad. I won't take much time. Any question if you have, I can answer on the basis of whatever I told. अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है, you can ask me right now. सर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, लाइक कोई मतलब सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने के लिए? नहीं, आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया कि इंजीनियरिंग से है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं, हाँ, तो वो कैसे बाहर जा सकते आप किस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, मेरे को स्पेसिफिकली बताओ. हैं? मेरा ब्रदर मार्केटिंग में, जैसे कि वो एमबीए है, बीबीए कर रहे हैं। बीबीए. देखो, मैं आपको वही चीज बता रहा था कि आप बिजनेस एनालिटिक्स एक करके एक डोमेन होता है. बिजनेस एनालिटिक्स में वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा रिसर्च चलता है. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स. अगर वो मार्केटिंग में है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग को यूज करना है मार्केटिंग के लिए. बहुत बड़ा डोमेन है ये. हाउ वी यूज डेटा साइंस फॉर मार्केटिंग, बहुत बड़ा डोमेन है. उसमें चला जाए आगे रिसर्च करने के लिए, उसमें चला जाए आगे हायर एजुकेशन के लिए. सारे का सारा डोमेन ओपन है. एक कंप्यूटर वाला बच्चा जो बीटेक कर रहा है, बीसीए कर रहा है, वो बिजनेस की प्रॉब्लम ढूंढ रहा है, मार्केटिंग की मैं कैसे सॉल्व करूं. ये मार्केटिंग वाला बच्चा ये कंप्यूटर टूल ढूंढ रहा है कि मैं बिजनेस की प्रॉब्लम है, इसको कैसे यूज करूं. बात तो एक ही हो रही है. जो आप पहले सोचते थे ना, ये कंप्यूटर इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, 5 साल बाद ये टर्म्स खत्म हो जाएंगी, इनका मतलब नहीं रहेगा. व्हाई? बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, वो सारे का सारा डोमेन उसने चेंज कर दिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है मैकेनिकल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. वो यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो गैल्वेनाइज हो गया सारे के सारा. तो ही इज टू लर्न स्किल्स, he is to learn tools, and if he is doing that, he is to solve the problem of the industry, which we call research, and those countries give you opportunity for that. Any other question friends which you want to ask? Any other question? So बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, it was really wonderful and I wish you all the very best. Thank you.